गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे पेंक की भौगोलिक चक्र की अवधारणा। कल अपन ने पढ़ा था डेविस का भौगोलिक चक्र की अवधारणा के बारे में, कल मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज अपन पढ़ेंगे पेंक की अवधारणा। तो जो पेंक थे वो एक जर्मन भूगोलवेता थे और उन्होंने अपने विचारों में जो डेविस महोदय थे उनके मत प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उनके मत को उन्होंने असंगत और निरुद्देश्य बताया, गलत और असंगत बताया। उनका मानना था कि जो डेविस महोदय ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि डेविस महोदय का यह मानना था कि कोई भी स्थलाकृति पहले उत्थित होती है और उत्थित होने के बाद में उसमें अपर्दन का कार्य है वो चालू होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि अपन सोचें तो कोई भी जो अंतर्जात बल है वो कार्य करने के फलस्वरूप कोई स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो बहिर्जात बल यह नहीं सोचते कि बहिर्जात बल यह सोच के अपना कार्य नहीं करते कि पहले कोई भी स्थलाकृति उत्थित होगी फिर उसके बाद अपना हम कार्य चालू करेंगे या अपना बल है वो लगाएंगे। तो जो पेंक थे उनका यह मानना था कि कोई भी स्थलाकृति पहले उत्थित होने के साथ साथ ही उसका निम्नीकरण भी उसके साथ साथ ही होता रहता है, साथ साथ ही उसका अपर्दन का जो कार्य है वो होता रहता है। ठीक है, यानी जो स्थलाकृति उत्थित होगी और उत्थित होने के साथ ही जो अपर्दनकारी शक्तियां हैं, जो बहिर्जात बल हैं, वो धीरे धीरे उनके ऊपर अपना कार्य है वो करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये उनका मानना था। लेकिन डेविस बिल्कुल इसके विपरीत यह मान रहे थे कि पहले कोई भी स्थलाकृति उत्थित होती है और फिर उसके बाद अपवर्तन का कार्य वो चालू होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पेंक के अनुसार कोई भी स्थलाकृति उत्थित होती है और होते ही उसके ऊपर जो अपवर्तनकारी शक्तियां हैं वो अपना कार्य है वो करती रहती हैं। ठीक है, जो पेंक महोदय थे उन्होंने अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राइमर का नाम दिया और अपनी अंतिम अवस्था को उन्होंने इंड्रप का नाम दिया। ठीक है, जो डेविस थे उन्होंने अपना अंतिम अवस्था मोनोडॉक या अपन कह सकते हैं पेनीप्लेन का नाम उन्होंने दिया था। इसके बिल्कुल विपरीत जो पेंक थे उन्होंने अपनी अंतिम अवस्था को इंड्रप के नाम से बताया था। उन्होंने जो अपना भौगोलिक चक्र है उसको 3 भागों में विभाजित किया। किसने? पेंक ने। 3 भाग उन्होंने अपने भौगोलिक चक्र के बताए। पहला है आबस्टी जिंडे इटवक्लू। तो जो आबस्टी जिंडे इटवक्लू में जो पेंक ने बताया कि जो उत्थान की दर है, कोई भी स्थलाकृति है उसकी पहली अवस्था को उसने आबस्टी जिंडे इटवक्लू बताया। और इसमें उन्होंने यह बताया कि कोई भी स्थलाकृति है उसका जो उत्थान की दर है वह तीव्र गति से होती है। सबसे पहले उसका उत्थान है वो तीव्र होता है। ठीक है, दूसरी अवस्था में उन्होंने बताया कि ग्लिक फॉर्मिंग इटवक्लू जो उनकी दूसरी अवस्था थी। और इस अवस्था में उन्होंने यह बताया कि कोई भी स्थलाकृति है उसमें उत्थान और अपवर्तन की दर है वो समान रूप से कार्य करती है। उसको उन्होंने ग्लिक फॉर्मिंग इटवक्लू का नाम दिया। फिर उन्होंने अपनी तीसरी अवस्था बताई आबस्टी जिंडे इटवक्लू। यह उनकी तीसरी अवस्था थी और इसके अंदर जो उत्थान की दर को उन्होंने क्षीण बताया और जो धीरे धीरे उत्थान की क्रिया को उन्होंने यह बताया कि धीरे धीरे उत्थान की क्रिया है वो क्षीण होती चली जाएगी, जो उनकी तीसरी अवस्था थी आबस्टी जिंडे इटवक्लू। तो इस प्रकार से उन्होंने यह तो अपनी प्रावस्था उन्होंने बताई थी 3। उसके बाद में उन्होंने एक ग्राफ के द्वारा जिस तरह से डेविस महोदय ने अपना जो मत प्रस्तुत किया था, अपना भौगोलिक चक्र जो रखा था, उसी के आधार पर उन्होंने एक भौगोलिक ग्राफ अपन कह सकते हैं, उस ग्राफ के आधार पर एक अपना जो भौगोलिक चक्र है वो उन्होंने दिया। ठीक है, जो अपन अभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो उन्होंने अपने भौगोलिक चक्र की कितनी अवस्थाएं बताई? 5 अवस्थाएं बताई। ठीक है, जो पेंक महोदय थे उन्होंने अपने भौगोलिक चक्र की 5 अवस्थाएं बताई। ठीक है, तो पहली अवस्था जिसके अंदर अपवर्तन और
उसके साथ साथ अपर्दन भी हो रहा है, यानी उत्थान की क्रिया और अपर्दन की क्रिया है वो दोनों साथ साथ कार्य कर रही हैं। और जो घाटियां हैं वो गहरी हो रही हैं। घाटियां पहली अवस्था में घाटियां गहरी होती चली जाती हैं और दोआब है वो चौरस बनते चले जाते हैं। ठीक है, दूसरी अवस्था उन्होंने बताई जिसके अंदर अपर्दन, ये देखो अपर्दन और जो उत्थान है वो दोनों समान रूप से सक्रिय हैं, जिस तरह से पहली अवस्था में थे। ठीक है, जिस तरह से पहली अवस्था में अपर्दन और उत्थान दोनों सक्रिय थे, उसी तरह से दूसरी अवस्था में भी उत्थान है और जो अपर्दन कह सकते हैं अपन, दोनों समान रूप से सक्रिय हैं, समान रूप से कार्य कर रहे हैं। जिसके अंदर घाटियां हैं वो क्या है, और अधिक चौड़ी हो जाती हैं, और अधिक शीघ्रता से चौड़ी होती चली जाती हैं। ये उनकी दूसरी अवस्था थी। ठीक है, पहली अवस्था में घाटी गहरी होती है और इसमें घाटियां हैं वो चौड़ी होती चली जाती हैं। ये थी उनकी दूसरी अवस्था। फिर उनकी जो तीसरी अवस्था थी, उनमें तीसरी अवस्था में जो पेंक महोदय थे उन्होंने यह बताया कि उत्थान और अपर्दन दोनों में स्पर्धा चलती है। ठीक है, जिसके अंदर जो उत्थान भी गति वही रहती है उत्थान की, लेकिन अपर्दन है वो तेजी से कार्य करता है, जिसके कारण कोई भी स्थलाकृति है उसकी ऊंचाई अधिक नहीं जाती। ठीक है, जिसके कारण मतलब अपर्दन अधिक होता है, कहने का मतलब है उत्थान भी होता है, लेकिन इस अवस्था के अंदर अपर्दन का जो कार्य है वो तेजी से होने लगता है, जिससे जो ऊंचाई है वो अधिक नहीं बढ़ती। जैसे कि अपन उदाहरण ले हिमालय पर्वत का, आल्प्स पर्वत का, जो फिलहाल पेंक के द्वारा बताई गई तीसरी अवस्था से ये तीनों ये गुजर रहे हैं। ठीक है, तीसरी अवस्था से ये गुजर रहे हैं, क्योंकि अब इनमें उत्थान की दर उतनी नहीं है और जो अपर्दनकारी जो शक्तियां हैं वो तेजी से अपना कार्य कर रही हैं, जिसके कारण इनकी घाटियां अधिक गहरी चौड़ी और होती जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया पेंक के अनुसार तीसरी अवस्था, जिसके अंदर उत्थान हो रहा है उसी गति से, लेकिन अपर्दनकारी शक्तियां हैं वो तेजी से अपना कार्य कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है चौथी अवस्था पेंक के अनुसार, जिसमें अपर्दन है वो क्षीण हो जाता है। ठीक है, अपर्दन मंद पड़ जाता, उत्थान की जो दर है वो मंद पड़ जाती है और क्षीण हो जाती है, धीरे धीरे मतलब कम हो जाती है, जिसके कारण घाटियां और दोआब है वो और अधिक गहरे हो जाते हैं और जो अपर्दनकारी शक्तियां हैं वो तेजी से अपना कार्य करती हैं। यानी अपर्दन क्षीण हो जाता है और अपर्दन नहीं, उत्थान है वो कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और जो अपर्दन है वो तेजी से होने लगता है, जिसके कारण जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, अब चौथी अवस्था में अपर्दन भी क्षीण हो जाता है, चौथी अवस्था में तो उत्थान क्षीण होता है और पांचवी अवस्था में अपर्दन भी क्षीण हो जाता है, जिसके कारण जो अधिक गहरे भाग हैं वो नीचे होने लग जाते हैं और पर्वतनुमा जो भाग हैं वो टीले के आकार में बच जाते हैं और धीरे धीरे एक दिन वो सब क्या है, समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको पेंक महोदय ने हिंड्रप का नाम दिया। ठीक है, तो ये था आपका पेंक का भौगोलिक चक्र, जो उसने 5 अवस्थाएं बताई। यदि पेंक और डेविस के मतों में हम तुलना करें तो इन दोनों के विचारों में काफी तुलना अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यदि देखें तो जो डेविस महोदय थे उनके विचार अपन देखें तो उन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि जो कोई भी स्थलाकृति है वो पहले उत्थित होगी, उसका उत्थान होगा और फिर उसके बाद उसमें पर्दन होगा। ठीक है, पहला इनका जो मत था ये था, लेकिन इसके विपरीत अंतर यदि अपन देखें, मतभेद यदि देखें, इसके विपरीत पेंक ने क्या बताया कि कोई भी स्थलाकृति के उत्थान के साथ ही उसका अपर्दन का कार्य है वो चालू हो जाता है, अपर्दन की क्रियाएं हैं वो उस पर चलती रहती हैं। ठीक है, तो डेविस के अनुसार पहले उत्थान होगा फिर अपर्दन होगा, लेकिन पेंक के अनुसार उत्थान और अपर्दन की क्रिया दोनों
अपना कार्य करती रहेंगी। दूसरा, जो डेविस महोदय थे, उन्होंने क्या माना कि जो उत्थान की दर है उन्होंने तीव्र मानी, यानी पहले जो उत्थान है वो तेजी से होगा, लेकिन इसके विपरीत पेंक ने यह माना कि उत्थान की दर है वो समान होगी, तेजी से नहीं होगी, समान होगी। ठीक है। इसके अलावा जो पेंक थे उन्होंने अपने भौगोलिक चक्र की 5 अवस्थाएं बताई। ठीक है। और उन्होंने कल वाले ग्राफ में अपन ने पढ़ा था, डेविस का जो ग्राफ पढ़ा था उसमें उन्होंने अपने भौगोलिक चक्र की 3 अवस्थाएं बताई। ठीक है। और उन्होंने जो डेविस थे उन्होंने संरचना, प्रक्रम और समय अपने त्रिकट रखे। इसके विपरीत इन्होंने अपनी 3 प्रावस्था बताई, अवस्थिजिंडे इटवक्लुम, ग्लिकफॉर्मिंग इटवक्लुम, बस्टिजिंडे इटवक्लुम। तो उन्होंने संरचना, समय और प्रक्रम अपनी प्रावस्थाएं बताई और इन्होंने ये 3 अपनी प्रावस्थाएं बताई। इसके अलावा जो डेविस थे उन्होंने कोई भी स्थलाकृति के जब समतल प्राय मैदान में बदलती है तो उसको उन्होंने मोनोडॉक का नाम दिया, मोनोडॉक या उसको पेनी प्लेन का नाम भी उन्होंने दिया। ठीक है। तो इसके विपरीत जो पेंक महोदय थे उन्होंने अपनी स्थलाकृति का जो समतल प्राय मैदान में जो स्थलाकृति बदलती है उसको उन्होंने इंटरप्ट का नाम दिया। तो इस प्रकार से दोनों के विचारों में यदि मतभेद करें तो इनके विचारों में काफी तुलना देखने को मिल सकती है। ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। धन्यवाद।